है जाओ अपनी, तुम अब किसके लिए कुर्सी लगी, बच गई क्या है वो, दे दो दे दो दे दो। अब वो लाइव कर रहा है, उसको कुर्सी मांगो लो, थोड़ा सा रुक जाओ। ये सब गमक नहीं ना रहा सब्जी, हाँ? इधर जो बैठा रहा है ये ग्रेफाइट, हाँ। इससे पहले हम आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताए थे ना। लेहुरा देव में सबसे प्राचीन खेती, कोल्डिहवा में चावल, हवा की ऐसे पर देखेंगे तो ये क्या नाम, मेहरगढ़ में ही खेती के साक्ष्य में, लेकिन हालिया रिसर्च के अनुसार लेवरा देव, हालिया रिसर्च के अनुसार लेवरा देव में मिला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत? आज अब आगे बढ़ते हैं सिंधु सभ्यता में बारे में। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। किस काल की है? आद्य। इसका मतलब सिंधु सभ्यता में जो चीज लिखा गया है उसे पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन उस टाइम के लोग पढ़ लेते थे, उस समय के लोग पढ़ लेते थे। अब हम लोग के लोग नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो शैली ही छूट गई। कोई एक को बचल रहता तो सिखाता नहीं कौन अक्षर है कैसे है, अब उन सबका अक्षर बदल जाता है। अभी आगे जाके आप उनकी लिपि दिखाएंगे, उनका मोहर दिखाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन सिंधु सभ्यता की लिखावट हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं आज के जमाने में, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम अब बताते हैं। सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया, सर्वेक्षण कनिंघम ने किया, नामकरण जॉन मार्शल, खुदाई दयाराम साहनी, यहां तक तो याद है, दयाराम साहनी ने किया था। ये क्या कर दिया हम, हाँ? मृदभांड मतलब घैली, घड़ा, मृदभांड समझ में आ गया कि नहीं? नहीं समझे? भांड बर्तन टाइप का होता है जिसे चूल्हा नहीं, देखिए भूजा भूजने के लिए वो मट्टी का होता था, भाड़ बोलते हैं या भांड बोलते हैं, नहीं कहते लोग भाड़ में जाओ तुम, सुने हैं? भूजा भूजने वाला जो होता है ना, उसका जो चूल्हा होता है भूजा भूजने वाले का, उसका चूल्हा कई मुंह वाला होता है, लकड़ी का, कई ठो मुंह रहता है उसमें, कई मुंह रहता है उसमें। अब 20 से लकड़ी डाल देता है, 20 से क्या डाल देता है? लकड़ी। और सब में छोटा 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 घड़ा रहता है। अब एक के बार में सब में 2-2 किलो चना डाल दिया और लकड़ी लेके सबको ऐसे ऐसे फेंट रहा है यहाँ पे। इसी को क्या कहते हैं? भाड़ बोलते हैं, चूल्हे का भाड़, चूल्हे का भाड़। तो जिनके पास कॉमर्शियल लेवल के पहले भूजा भूजना होता था ना, तो इसी में भूजा जाता था। तो लोग भी अभी भी कहते घुसियाएंगे तो भाड़ में जाओ, माने जड़ जो यही में जाके, नहीं समझे? और ये किस चीज का होता है? मिट्टी का, मृद भांड। एक घैली किस चीज का? मिट्टी का होता है, मृद भांड, ठीक है, मृद भांड। हालांकि वैदिक काल में एक से एक मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं। मृद भांड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तुमने तो हाँ, तुमको दिक्कत नहीं, तुम दूसरे को दिक्कत फैलाता है। नेतागिरी मत करना तुम। यहाँ तुम रांची से है? रांची गया था, इलाज हो गया? रांची किस लिए गए थे? ओ, कोई बात नहीं, चलिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोग मृदभांड वगैरह। सिंधु सभ्यता जो थी, ये तो मच्छर और इसी में, ये मक्खियां इसी पे टहल रही है, इस सबको मारने में भी घिन लगता है। मछड़वा सब शांति से मर जाता है, इसे कीचाइन करके मरता है सब, पूरा हिंस होगा, हाँ, भड़क जाता है सभी सब। सिंधु सभ्यता का देखेंगे तो भारत जो है, सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? गुजरात में। सिंधु सभ्यता के ज्यादातर स्थल जो मिले हैं वो सिंधु नदी के आसपास मिले हैं। किस नदी के आसपास?
सिंधु नदी के आसपास। सिंधु नदी ये रही आपकी सिंधु नदी। कौन नदी है? सिंधु नदी। तो सिंधु सभ्यता के ज्यादातर स्थल किस नदी के आसपास मिला? सिंधु नदी के आसपास मिला। इसमें सबसे ज्यादा स्थल कहां मिले हैं? गुजरात। 80% स्थल कहां मिल गया है? गुजरात। सिंधु सभ्यता की जब खुदाई होती थी तो उनको लगता था कि छोटा मोटा कमरा है, खोदते खोदते पूरा घर निकलता था, घर निकलते निकलते पूरा शहर निकल जाता था। तो ये कई जगह इसको देखा गया। तो चार्ल्स मैसन ने इसकी जानकारी दी थी। कनिंघम को जिम्मेदारी दी गई कि कहां कहां यह हो सकता है। कनिंघम को दी गई कहां कहां हो सकता है। तो कनिंघम पूरा सर्वे किया कहां कहां ऐसा हो सकता है। तो उसको गुजरात से लेके महाराष्ट्र में कुछ मिला, कुछ गुजरात में मिला, कुछ राजस्थान में मिला, कुछ गुजरात में तो भरे के मिल गया, यहाँ कुछ पाकिस्तान के एकदम साइड में मिला, कुछ इधर मिला, कश्मीर के पास मिला। ऐसे कई जगह ऐसे उसको जगह मिले थे सब। उसने साइट को बता दिया कि इस जगहों पे क्या है, सिंधु सभ्यता के शहर है। थोड़ा थोड़ा अवशेष बाहर से दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा अवशेष क्या हो रहा था? बाहर से दिख रहा था। तो कहा गया कि भाई यहाँ आप क्या कर सकते हैं? खुदाई करा सकते हैं। तो सबसे पहली जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन। सर्वेक्षण कनिंघम। नाम जॉन मार्शल। खुदाई की जिम्मेदारी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को दिया गया। जब इसको ध्यान से देखा गया ना, जितने सिंधु सभ्यता के स्थल थे, तो एक आउटर बाउंड्री बनाने की कोशिश की गई। क्या बनाने की कोशिश? आउटर बाउंड्री। ये यहां तक है। तो सिंधु सभ्यता का आकार लगभग कैसा दिखा? तो लगभग इतने एरिया में वो सिंधु सभ्यता फैला था। टोटल जब आकार आपको निकालना है तो उसके आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या कर दिए? लेआउट कर दीजिए, तो वही क्या हो जाता है? आपका आकार हो जाता है। तो बताइए सिंधु सभ्यता का आकार कैसा? जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। सिंधु सभ्यता के अधिकांश क्षेत्र किस राज्य में थे? गुजरात। कुछ कुछ दूर दूर भी थे, लेकिन ज्यादातर क्षेत्र कहां थे? गुजरात। गुजरात में थे। वहां पे समुद्र के किनारे भी था गुजरात, एक ये भी रीजन था। गुजरात का क्लाइमेट एक एवरेज लेवल का रहता है। तो मतलब वो सब कई रीजन थे जिस वजह से कोई भी चीज विकसित रहा है। समझ में आएगी नहीं? तो आगे बढ़े। अब सिंधु सभ्यता का जब ये आकार पूछ सकता है, तो सिंधु सभ्यता में सबसे ऊपर में कौन सा शहर था? सबसे नीचे में, सबसे पश्चिम में, सबसे पूरब में? ये सब शहरों के बारे में आपको पूछता है। सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी दिशा और सबसे पश्चिमी में कौन से शहर थे सब? तो सबसे एक डायरेक्शन वाला साइन बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखना चालू करते हैं। सबसे पश्चिम में जो शहर था सुरकोटदा था। क्या नाम था? सुरकोटदा। सबसे पश्चिम वाला शहर सुरकोटदा। सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। सुरकोटदा गुजरात में था। सुतका गेंडोर। क्या नाम था? सुतका गेंडोर। ये पाकिस्तान में था। कहा था? पाकिस्तान। पाकिस्तान में यहां पे एरिया में था, एकदम लास्ट में। सुतका गेंडोर। सुरकोटदा गुजरात में है। वहां घोड़े का अस्थि मिला है। किसका अस्थि मिला है? घोड़े का अस्थि मिला है। आगे बढ़े। देखिए ये जगह कौन सा हो गया? सुतका गेंडोर। सबसे ऊपर में था मांडा। सबसे ऊपर में मांडा। ये कश्मीर में था। कहा था? कश्मीर में। कहा था? कश्मीर में। सबसे पूरब में अगर आप देखेंगे आलमगीरपुर। यहाँ पे आलमगीरपुर सबसे ये यूपी में था। कहा था? यूपी में। अब देखिए यूपी में बुलंदशहर के पास मेरठ और बुलंदशहर के बीच में ये यानी सिंधु सभ्यता का सबसे कम अगर कहीं विस्तार होता है तो पूर्वी दिशा में होता है, क्योंकि बस यूपी की इसी एरिया में, इस एरिया तक में भी यूपी में नहीं आता है। तो जबकि इसका ज्यादातर विस्तार पश्चिमी साइड में ही था। आगे बढ़ जाए। और सबसे दक्षिण में भी ज्यादा विकास नहीं था। महाराष्ट्र के दैमाबाद में। दैमाबाद सिंधु सभ्यता के चारों दिशा याद रहेगा। हाँ
दैमाबाद, सबसे दक्षिण में दैमाबाद, उत्तर में पूरब, पश्चिम सुतका गेंडोर, उत्तर में मांडा, दक्षिण पश्चिम पूरब आलमगीरपुर। याद रहेगा, उत्तर में दक्षिण पश्चिम पूरब आलमगीरपुर। कोई दिक्कत? बताइए मांडा किस राज्य में? मांडा किस राज्य में? दैमाबाद। आलमगीरपुर किस राज्य में? यूपी। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर पाकिस्तान में। कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। ये इस साइड में हो गया। तो जगह तो नाम याद रहेगा। नदियां पूछ देता है यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं गया? नदियां पूछ देता है। कोई दिक्कत बाबू? कौन सा शहर किस नदी के किनारे है? ठीक है, ये है आपका दास्क नदी के किनारे। कौन नदी? दास्क नदी के किनारे। सुतका गेंडोर दास्क नदी। मांडा चिनाब नदी किसके किनारे? चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे। और प्रवरा नदी के, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। नदी याद रहेगा? मांडा चिनाब, मांडा चिनाब नदी। सुतका गेंडोर दास, सुतका गेंडोर दास। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर दैमाबाद, मांडा दैमाबाद प्रवरा नदी। याद रहेगा? अब एक चीज ध्यान से समझिए, इसको याद करने के लिए हम लोग समझते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन से हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझिए, सम मतलब ऐड होता है। सम मतलब ऐड, सम मतलब क्या होता है? ऐड। सम मतलब भी जोड़ना, ऐड मतलब भी जोड़ना। देखिए स्टार्ट हमें कहां से करना है? यहां से। तो स से सुतका गेंडोर, और उसके म से मांडा, ए से आलमगीर बराबर ऐड। स से सुतका गेंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीर, हाँ दैमाबाद। याद हो गया? अब इसके नदियों का भी ट्रिक है। नदी का याद रखते हैं? ठीक है। देखिए जब हम लोग गुलाम थे, क्या हो गया जी? बफरिंग कर रहा है। कभी कभी कर दिया होगा। सही हो गया बाबू? वाईफाई क्या होता है कि बाबू कभी कभी वाईफाई में एक आध सेकंड के लिए वाईफाई कटता है ना, तो दूसरे वाईफाई पे शिफ्ट होने में 1 सेकंड लग जाता है, 1-2 सेकंड लग जाता है। तो 1-2 सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड में आप लोग 1-2 हजार चिल्ला देता है सर जी बफरिंग हो गया। अब ठीक हो गया। अब देखो आधा हल्ला मचा दिया तो बफरिंग हो गया, अब हल्ला मचाएगा तो ठीक हो गया। सम बराबर एंड। जब हम गुलाम थे तो भारत में डच थे सब की नहीं? डच थे भारत में। कौन थे? डच। लेकिन डच अभी भी है, लेकिन भारत में नहीं। डच हैं पर भारत में नहीं है। डच हैं पर भारत में नहीं। देखिए स से सुतका गेंडोर, द से दास्क नदी, म से मांडा, च से चिनाब नदी, ए से आलमगीरपुर, ह से हिंडन नदी, द से दैमाबाद, प से प्रवरा नदी। अरे तो भारत वाला काट दिए यहाँ पे। याद रहेगा? ट्रिक के तौर पे भी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सबसे पश्चिमी, सबसे पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, दैमाबाद। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए तब हम आगे बढ़े।
नदी पूछे तो बता ही देंगे। मांडा किस नदी किनारे? दैमाबाद, सुतका गेंडोर, आलमगीरपुर किस नदी किनारे? हिंदा नदी के किनारे। आगे बढ़े बाबू, खड़े हो जाओ आप। खड़े हो। तुम नहीं, पीछे सबसे और पीछे खड़ा हो, पीछे देख रहा था अभी। चलिए, खड़ा हो गया जिसको खड़ा होना था। तुम बैठ जाओ, आगे वाले जो लोग। अरे तुम खड़ा रहो गधा कहीं का। तुम्हारे आगे कोई दिख रहा है? तुम भी बैठ जाओ। तब तुम निराई शर्ट बताना तुम। सुतका गेंडोर किस नदी किनारे? मांडा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। दैमाबाद, आलमगीरपुर। हाँ, ध्यान से यहीं बैठ के याद किया कर, समझ में आ गया? बैठ जाओ। ऐसे सेकेंड हैंड मुंह बना के रखा है, ऐसे लग रहा है जैसे OLX से डाउनलोड किया गया है। हाँ, एकदम मेरा के बैठल, एकदम चुपचाप बकलोल कहीं का। बताइए, सुत का गेंडो, आलमगीर। हाँ, दैमाबाद। मेरी उम्र 33 साल हो गई है, 7 साल हो गया पढ़ाई छोड़े। पढ़े या नहीं पढ़े प्लीज सर बता दीजिए। नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं बाकी 7 साल पढ़ाई छोड़ दिए तो थोड़ा सा मेन लाइन में आने क्या लगेगा, टाइम लगेगा। नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम बराबर एग, सम बराबर एग। स से सुत का गेंद, म से मांडा, ए से आलम, डी से नदी के लिए डच है पर भारत में नहीं। ड से दास, चिनाब, हिंडन। कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे बढ़ते। इसका आकार कैसा था सिंधु सभ्यता का? त्रिभुजाकार था। अब कनिंघम ने तो बोल दिया कि यहाँ खोदाई मिल सकता है, सर्वेक्षण कर दिया, समझ गया। अब खोदाई करने की जिम्मेदारी दी गई थी मार्शल को, जॉन मार्शल। तुम ही बताओ। खोदाई की जिम्मेदारी दी गई थी जॉन मार्शल को। सुन ध्यान से गधा, जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल ने अलग अलग जगह पे डिप्यूट किया, समझ में आ गया कि नहीं? अलग अलग जगह पे लोगों को डिप्यूट किया। कहीं जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को डिप्यूट किया, कहीं राखलदास बनर्जी को किया, यज्ञदत्त शर्मा को किया, AK थापर को किया, अलग अलग जगहों पे किया। सबसे पहले खुदाई स्टार्ट किया था दयाराम साहनी। सुनबो नहीं करता है सब गधा, सब हमरे बता रहा है सब। कभी कभी मन करता है ना, नया नया कच्चा हरिहर का बांस लेके भांज दे भीड़वे में ऐसे। तो सबसे पहले जिम्मेदारी किसे दी गई? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी किसकी? सिंधु सभ्यता की खोदाई करने के लिए दयाराम साहनी ने स्टार्ट कर दिया लाहौर के पास से। कहां पे? लाहौर के पास। यहां माउंट गोमरी जिला में एक जगह था, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। और यहां पे जब उन्होंने खोदाई चालू किया तो वो जो सबसे पहली खोदाई चालू किया था वो था हड़प्पा की। किसकी? हड़प्पा की। तो सिंधु सभ्यता के लगभग 300-350 जगहों में से सबसे पहली खोदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा की खोदाई किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तो सिंधु सभ्यता के 300 से 350 स्थलों के बीच में सबसे पहली खोदाई कहां की हुई थी? हड़प्पा। इसलिए सिंधु सभ्यता को लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहली खोदाई वहीं से हुई थी, इसलिए क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता। अगर यहाँ पहली खोदाई मोहनजोदड़ो की होती तो सिंधु सभ्यता का आज दूसरा नाम क्या हो जाता? मोहनजोदड़ो। लेकिन पहली खोदाई कहां से हो गई? अक्सर देखते होंगे किसी के बड़े बेटा के नाम पे उसी का नाम रख दिया जाता है। गणेश के पापा शंकर जी को बोल दिया जाता है, नहीं समझा? जब हालांकि नाम तो उसका शंकर, उनका है शंकर जी। समझा? तुम्हारा नाम क्या है? राकेश। बड़ा भाई हो कि छोटा? सबसे बड़ा भाई। तो बताइए, ये राकेश जो है अपने
परिवार में सबसे बड़ा है, तो इसके पिताजी को लोग तो इनके पिताजी के नाम से बुलाते भी होंगे, और नहीं तो राकेश के पापा भी बुला देते होंगे, नहीं बुला देते हैं? बड़े बेटा के नाम पे लोग क्या कर देते हैं, बुला देते हैं। हमारे पिताजी को भी लोग कभी कभी खान सर के पापा बोल देते हैं, नहीं समझ आ गया? अभी बोल देते हैं लोग, अभी वगैरह। हाँ, पंचायत सीरीज में रिंकिया के पापा, बेचारा उस पंचायत में तो सचिव जी का ट्रांसफर हो जाता है। रिंकिया टेंशन में आ जाती है, जा इतना मुश्किल से का फंसैलो हमरे, पानी टंकी पे चढ़ के चाय पिया थे कर। आगे बढ़े तो बताइए, सिंधु सभ्यता की पहली खोदाई कहां से हुई थी? इसलिए उसका नाम क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा किस अभी कहां पे है? पाकिस्तान, जिला माउंट गोमरी, जिला माउंट गोमरी। पाकिस्तान के किस जिला में? माउंट गोमरी। किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। किस नदी किनारे? रावी नदी के, रावी नदी के किनारे था हड़प्पा। यहां से बहुत सारा चीज मिला है। यहाँ पे कुम्हार का चाक मिला है, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। कुम्हार एक इतना बड़ा पहिया रखे रहता है, जिसको ऐसे नचाते रहता है और उसी से ऐसे मिट्टी बना देता है। कुम्हार का चाक कहाँ मिला है? हड़प्पा। कुम्हार का चाक। अब कुम्हार का कुछ पगला उगला है क्या तुम? शांति से रहो, आगे बढ़े। बताइए, कुम्हार का चाक कहां से मिला? कुम्हार मेहनती होता है, मजदूर की श्रेणी में आएगा, काम करेगा, भूख लगा खाएगा कि नहीं, तो वहां अन्नागार भी मिला है, भोजन रखने वाला गोदाम। तो कुम्हार का चाक हड़प्पा, अन्नागार हड़प्पा। थक जाएगा तो मैं आराम करेगा, श्रमिक आवास हड़प्पा, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास हड़प्पा। तो हड़प्पा से बहुत सारी चीजें मिली है। हड़प्पा से क्या मिली है? बहुत सारी चीजें मिली है। तो हम यहां बना देंगे हड़प्पा से क्या क्या मिला है। पहला स्थल क्या था? हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा। 1921 में। किस नदी किनारे है? रावी नदी। किसने किया था खोदाई? साहनी, दयाराम साहनी ने। यहाँ क्या क्या चीज मिला है बाबू? कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास, आराम करने के लिए श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। श्रमिक आवास के बाद मातृ देवी की मूर्ति। लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत। अब बताइए, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। किसकी मूर्ति है? मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की क्या मिली है? मूर्ति। यानी उस समय ये पता चलता है कि किसी पुरुष का मूर्ति मिलने की जगह मातृ देवी की मूर्ति मिली है। यानी उस समय का समाज महिला प्रधान था। कैसा समाज था? मातृ समाज, महिला प्रधान, मातृसत्तात्मक था। जब अभी के समाज कैसा है? हाँ, पितृसत्तात्मक है। अभी का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है, पेट्रियोटिक सोसाइटी है। अभी किसी से पूछेगा आप किसके लड़का है, तो पिताजी का नाम बताएगा। अगर किसी के पिताजी नहीं है तो स्वर्गीय लगा के बताएगा, लेकिन पिताजी का ही बताएगा। माता का तो बताइए नहीं करेगा, कभी ना बताने वाला है। समझा गया? भले ननिहाल जाइएगा तो बताइएगा, ननिहाल जाएंगे तो किसका बताएंगे? माता जी के यहाँ पे। वहां पापा को कौन जान रहा है? वहां कौन जानेगा इतना? तो बताइए, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक, हड़प्पा मिला। लकड़ी का ताबूत, ताबूत तो लकड़ी का ही होता है, जिसमें लाश दफनाया जाता है। खूब अच्छा से पैक करके ताबूत में दफना दिया जाता है। क्रिश्चियन लोग जो होते हैं ना, क्रिश्चियन, वो लाश को किसमें दफनाते हैं? ताबूत में। पहले लकड़ी के बॉक्स में पैक कर देते हैं, उसके बाद गड्ढा खोद के उसको अच्छे से रख के फिर ढको के बनाते हैं यहाँ पे। जबकि मुस्लिम लोग जो है वो भी सेम दफनाते हैं, लेकिन वो ताबूत नहीं रखते हैं। वो लोग क्या नहीं रखते हैं? ताबूत नहीं रखते हैं यहाँ पे। जैसे एक ऐसे गड्ढा हो गया यहाँ पे,
ये गड्ढा, अब ईसाई लोगों को रखना होगा ना इसमें, तो पहले क्या रखेंगे? ताबूत। लाश को किस में रखेंगे? ताबूत में रखेंगे। उसके बाद इसमें रखेंगे, उसके बाद मिट्टी डाल देंगे, ताकि कफन पे गंदा नहीं होना चाहिए। एक परंपरा के हिसाब से कफन पे मिट्टी उठी नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से ईसाई लोग दफनाते हैं। मुस्लिम लोग भी क्या करते हैं? कब्र खोदते हैं और उसके बाद से ना यहाँ लकड़ी या कुछ वो रख देते हैं, पटरा, लकड़ी बांस वगैरह की कुछ कुछ ऐसे रख लेते हैं और अंदर लाश को रख देंगे और डायरेक्ट लाश के ऊपर मिट्टी नहीं डालेंगे, इसके ऊपर लकड़ी पटरा या कुछ कुछ ऐसे लगा देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? पैक कर देते हैं ताकि जब इसके ऊपर मिट्टी डाली जाए तो मिट्टी अंदर नहीं जाए। वहां इसके ऊपर कुछ कटीले पेड़ पौधे रख दिए जाते हैं इसके ऊपर, ताकि ना जानवर वगैरह अंदर ना घुसे खोद के, वरना इसे छोड़ देंगे तो कई जानवर ऐसे होते हैं ना घुस जाएंगे सब अंदर, क्योंकि लाश जो होती है डिकम्पोज होगी यहाँ पे, तो इसे खोदेगा तो उसको कटवा गड़ जाता है और उसके बाद उस पर क्या रख दिया जाता है? मिट्टी रख देते हैं। लोग मुस्लिम लोग ताबूत में नहीं रखते, वो लोग किसमें रख देते हैं? सीधे कब्र में कफन पहना के लाश को कब्र में रख दिया जाता है, लेकिन डायरेक्ट उसके ऊपर मिट्टी डाला जाता है। पहले पटरा या फिर कुछ लगा के उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी रखते हैं। तो ताबूत कहाँ मिला? हड़प्पा में। ताबूत कहाँ मिला? हड़प्पा में क्या मिला है? ताबूत मिला। हड़प्पा में ताबूत मिला। ताबूत, ताबूत समझ में आ गया? कॉफिन कहते हैं, ताबूत मिला। एक कब्रिस्तान मिला है जिसके ऊपर लिखा है RH-37। कब्रिस्तान के ऊपर क्या लिखा है? RH-37। अब ताबूत मिला है तो लाश दफनाया ही होगा, तो कब्रिस्तान के बाहर मेन गेट पे क्या लिखा है? RH-37। RH-37 मतलब RH-37 कब्रिस्तान कहां मिला है? उस समय R लिखा था, कैपिटल R, कैपिटल H और 37। समझ में नहीं आता इन सब की भाषा थी क्या भाई? ये कई कई भाषाओं का क्या था? मिक्सचर था यहाँ पे। तो RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला? RH-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? हड़प्पा में। किसी को कोई दिक्कत? माती देवी की मूर्ति, अन्नागार, श्रमिक आवास, श्रमिक आवास हड़प्पा में मिला है। हड़प्पा की खुदाई किसने किया था? RH-37। हाँ, हाथी का कपाल, हाथी का खोपड़ी मिला है। कहां से? हड़प्पा से। हाथी का कपाल हड़प्पा में। हाथी का बाल, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह होता है ना इसे, स्वास्तिक चिन्ह सूर्य देवता के लिए होता है। स्वास्तिक चिन्ह किसके लिए? स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा, स्वास्तिक चिन्ह RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा। अब वहां क्यों लिखा था RH-37 पता ही नहीं है, क्योंकि किसी ने भाषा पढ़ा ही नहीं। RH का फुल फॉर्म क्या था, RH-37 क्या था वहां पे, लेकिन कब्रिस्तान के मेन गेट पे क्या लिखा था? RH-37 और अंग्रेजी में लिखा था RH-37 एग्जैक्ट। अब पता ही नहीं चलता उनकी भाषा थी क्या, क्योंकि सिंधु सभ्यता आता है आद्य ऐतिहासिक में, उसकी भाषा मिलेगी, लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हमको पढ़ा नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? हड़प्पा से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा बता देंगे। कब्रिस्तान क्या होता है तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा बाबू, जिसको कब्रिस्तान नहीं पता है अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? कोई बात नहीं। किसी को दिक्कत? RH-37 कब्रिस्तान कहां से मिला? अब अगला जगह पे चले, मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता की पहली खोदाई हड़प्पा 1921 किस नदी किनारे? पाकिस्तान के किस जिला में? माउंट गोमरी। किसने खोदाई किया? दयाराम साहब। कुम्हार का चाक कहां से मिला? कुम्हार का चाक अन्नागार और श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ओखली, लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ओखली और लकड़ी का ताबूत कहां से? हड़प्पा। RH-37 कब्रिस्तान। अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला गोदाम, अन्नागार। लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान। अगला जगह है 1921 में ही खोजा गया, इसके जस्ट बाद मोहनजोदड़ो।
कहाँ खोला? 1921। कहाँ? 21 में खोजा था। इसकी खोदाई 1921 में राखलदास बनर्जी ने किया। समझ में गया? कहां पे हुआ? पाकिस्तान में। इधर देखिए, ये जगह कौन हो गया? हड़प्पा। पाकिस्तान में ही नीचे आएंगे तो सिंधु नदी के जस्ट किनारे, सिंधु नदी के जस्ट किनारे क्या मिला? मोहनजोदड़ो। किसने खोज किया? राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। एक तो कह रहा है कि सबसे पहले हड़प्पा की ही खुदाई क्यों हुई? कहीं से भी हो सकती थी शुरुआत। दयाराम साहनी वहीं से स्टार्ट की कि वहां से अवशेष को मिलना बहुत इजी था, इसलिए खुदाई कहां से चालू हो गया? हड़प्पा से ही हो गया। तो राखलदास बनर्जी ने किस चीज की खुदाई की? मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो जो जगह था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का, यहाँ बहुत बड़ा लाशों का एक ढेर मिला है। मोहनजोदड़ो का मतलब लाशों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो गया? लाशों का टीला। यहाँ कब्रिस्तान नहीं है, लाशों का ढेर है। देखिए, कब्रिस्तान मिलने की पहचान है कि लाश एक सीक्वेंस से दफनाई गई रहेंगी, इज्जत से दफनाई गई रहेंगी, सारा बॉडी का हड्डी का पार्ट पुर्जा एक ही पास रहेगा। लेकिन लाशों का ढेर अगर रहेगा तो बेतरतीब बिछा दी गई रहेगी लाश वगैरह। समझ गए कि नहीं? और हड्डी के जो कंकाल मिलेंगे वो अस्त व्यस्त मिलेंगे। तो मोहनजोदड़ो से जो लाशों का ढेर मिला है उसकी हड्डियां एक जगह नहीं है, जो यह बताता है किसी का कमर टूटल है, किसी का एगो हाथ गायब है, किसी का पैरवा आधा है, किसी का मुड़िए नहीं है। यह बताता है कि हो सकता है कि यहाँ एक युद्ध के बाद लाशों को ठिकाने लगाया गया होगा। तो लाशों का टीला कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गोदाम मिला है, और बहुत बड़ा गोदाम मिला है जिसमें पता चला कि अनाज रखा गया था। क्या रखा गया था? अनाज। क्योंकि उसके अंदर किसी दूसरे चीज का अवशेष न मिलकर केवल अनाज का अवशेष मिला है। तो बताइए, मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार है और हड़प्पा में भी अन्नागार, लेकिन विशाल अन्नागार जो मिला है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो। यहाँ बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला है। क्या मिला है? पोखरा। पोखरा है, उसे स्नानागार कहेंगे। क्या है? स्नानागार। तो विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, लाशों का ढेर, लाशों का ढेर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है लाशों का टीला। लाशों का टीला, लाशों का टीला, याद रहेगा। तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो समझ में गया? किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। बताइए, यहां पे अन्नागार मिला है कि नहीं? अन्नागार मिला है, लेकिन बहुत बड़ा मिला है। अन्नागार बहुत बड़ा मिला है। स्नानागार, स्नानागार बहुत ही बड़ा मिला। स्नानागार बहुत बड़ा मिला। और उस स्नानागार में चारों ओर से सीढ़ियां थी, जो ये बताता है कि लोग यहाँ पर्सनली नहाने नहीं आते थे। पूजा पाठ के समय कोई ना कोई अनुष्ठान होगा जिसमें सारे लोग आते होंगे, डुबकियां वगैरह लगाते होंगे लोग। नहीं समझे? ऐसे कुछ तो धार्मिक त्योहारों के समय ही इसका प्रयोग होता था। किसका? स्नानागार। कहाँ के स्नानागार का? मोहनजोदड़ो। हाँ, मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है बबनी, उसमें लिखा हुआ है। देखिए, इसमें देखिए, इसमें हाँ, उसमें लिखा रहेगा, अगले पेज पे होगा। हाँ, ऐसे ना आतर दे दे के बैठना लोग। समझ आ गया कि नहीं? क्या पूछ लिया करो लोग एक दूसरे से। इंपॉर्टेंट चीज लिख रही थी, तो मतलब आपको ये विश्वास है कि जो हम पीडीएफ दिए उसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सारा इंपॉर्टेंट चीज उसमें दिखा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको लिखना आप लिख सकती हैं। ठीक है, और घर पे जाके फिर पढ़ लीजिएगा। किसी को दिक्कत? तो यहां जो स्नानागार था पर्सनल नहाने के लिए था। हाँ, कोई ना कोई पूजा पाठ होगा तब यहाँ पे, यानी धार्मिक जगहों पे देखेंगे तो सबसे बड़ा धार्मिक जगह कौन था? मोहनजोदड़ो। यहाँ पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित मतलब पंडित जी जो आपके घर में पूजा पाठ कराते हैं, तो पुरोहित आवास। आपके अपने अपने पुरोहित होंगे लोग, दूसरे पुरोहित को मंगाइएगा तो बवाले हो जाएगा।
दूसरा गांव का पुरोहित नहीं मंगा सकते हैं, बवाल हो जाएगा। तो पुरोहित आवास कहाँ मिला? मोहनजो। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजो, हाँ पुरोहित आवास। सभागार मोहनजोदड़ो, सभागार मोहनजोदड़ो। समझ में कि नहीं? सभा, अब धार्मिक जगह है तो एक सभागार होना चाहिए, ज्यादा लोग आएंगे तो सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। इतना धार्मिक जगह है तो पुरोहित होने चाहिए। समझ में कि नहीं गया? तो पुरोहित आवास और श्रमिक आवास हड़प्पा, श्रमिक आवास हड़प्पा, पुरोहित आवास, सबसे चौड़ी सड़क, धार्मिक शहर, सभागार, सूती वस्त्र के अवशेष मोहनजोदड़ो। क्योंकि देखिए जब धार्मिक जगह जाएंगे तो सूती वस्त्र का धागा लगेगा, कुछ ये लगेगा वो लगेगा, दुनिया भर का कपड़ा उपड़ा लगता है, धोती उती पहनिएगा, नहीं समझ में आया? तो सूती वस्त्र के अवशेष मोहनजोदड़ो, सूती वस्त्र के अवशेष मोहनजोदड़ो। समझा कि नहीं? धार्मिक जगह था कौन? मोहनजोदड़ो। सभागार था, क्या था? क्या था? सभागार। क्या था? सभागार। किसी को दिक्कत? स्नानागार मोहनजोदड़ो। विशाल अन्नागार, पुरोहित आवास, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, RS-37, लाशों का ढेर, लाशों का ढेर मोहन, कब्रिस्तान हड़प्पा, कब्रिस्तान, सभागार, सभागार मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, सबसे विकसित शहर मोहनजोदड़ो, सबसे चौड़ी सड़क। हम कैसे कह सकते हैं कि सबसे विकसित था? क्योंकि सड़कें सबसे चौड़ी थी। विकसित बड़े शहर में ही चौड़ी शहर मिलेगी आपको। आप दिल्ली में जाए, अभी एक दिल्ली में एक सड़क बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, 16 लेन का है। 16 लेन माने 16 गो ट्रक एक साथ चल सकता है। 8 गो चल जाएगा, 8 गो चल आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? 16 लेन का। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात कर रहा है तुम गधा, वो 8 लेन का है। हाँ? हाँ? तो जितना ज्यादा चौड़ी सड़कें रहेंगी उतना ही मिलेगा। अब आपके घर में, आपके गांव में कोई सभागार मिलेगा? पटना में आएंगे बापू सभागार मिलेगा। पटना में क्या मिलेगा? बापू साहब। हम कभी कभी प्रोग्राम कराते हैं तो सोचते हैं बापू सभागार में कराएं, लेकिन बापू सभागार की कैपेसिटी महज 5,500 है, 5500 है बस। ओकरा ज्यादा हमारे यहाँ लड़का बैठता है सब क्लास मिला के, अडवे नहीं करेगा। आधी मैदान ढका हुआ नहीं ना है, धूप आएगा, कुछ लगेगा, खुला हुआ है यहाँ पे। हाँ, ठंडा उंडा के दिन में देखा जाएगा। मोहनजोदड़ो समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? स्नानागार कहाँ मिला? अच्छा, कैसे पता चला होगा कि सभागार है? ये सभा हो रहा होगा, खुदाई में हुआ होगा, निकला होगा तो सभागार। कुर्सी उर्सी रखा होगा। काहे नहीं को जिंदा आदमी पकड़ लियो करे, कुर्सी उर्सी मिला होगा, सभागार होगा। जैसे देखिए, मान के चलिए अचानक तहलका मचा और ये जमीन धंस जाए, आप सब लोग समा जाएंगे, हम भी समा जाएंगे। आज से 5000 साल बाद जब खुदाई होगी, हम लोग सही सलामत नहीं मिलेंगे, लेकिन हड्डी उड्डी निकलेगी। अब जब हड्डियों को जब मिलाया जाएगा तो देखा जाएगा सबका मुंह इधरे है, और आप लोग के कमर की हड्डी मिलेगी टेढ़ी, क्योंकि मांस तो खत्म हो चुका रहेगा। तो पता चलेगा ये बैठ के मरा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बैठ के मरा है। और सबका मुंह मिलेगा इधर। हमरे यहाँ जब खुदाई होगा तो हमारा कमर की हड्डी मिलेगी सीधा, उसको लगेगा कि जब खड़े था तो ये परले आया था, निपट गया यहाँ। अब दूसरा आर्कियोलॉजिक दिमाग लगाएंगे, एज देखा जाए तो देखा जाएगा कि जो समनवा हड्डियां मिला है ये एकदम पुराठ हड्डी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुराठ हड्डी है। और आप लोग का देखेगा तो एकदम यंग हड्डी है। इसका मतलब इस सामने वाले का एज ज्यादा था और इधर वाले का एज कम। अब बाकियों की हड्डी का एज मिलाएगा, देखिएगा कि बाकियों की हड्डी लगभग सेम एज की आ रही है, 2-4 साल का अंतर है। इसका मतलब ये कोई सभागार या फिल्म नहीं था, क्योंकि सभा में अलग अलग उम्र के लोग आते हैं।
फिल्म देखने अलग अलग लोग, उम्र के लोग आते हैं। ये जरूर कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें लगभग सेम एज के लोग आए थे। इसका मतलब ये कोई ना कोई क्लासरूम था। और दूसरा, हमारा यहां पे देखिएगा माइक मिलल उलल यहां पे, हाँ, बोर्ड वगैरह, उस समय बोर्ड वगैरह नहीं ना था। उस समय ऐसे ही धीरे धीरे पता चलता है। हड्डियां अलग अलग एज की मिली हैं यहाँ पर, इस सब टाइप से पता चलता है। दूसरा देखिएगा कि एक साइड में केवल लड़की है, एक साइड में लड़का है। समझा क्या? बैग भी मिलेगा आप लोग का। हाँ, हाँ। अभी के समय में तो बहुत इजी पता चल जाएगा ना, मोबाइल वोबाइल सब चीजें। उस समय ये सब चीजें नहीं ना थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे आर्कियोलॉजी सब क्या करते हैं, मंथन करते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। समझ गए कि नहीं? जैसे मेल का हड्डी मिलता है तो थोड़ी राक्षस टाइप का रहता है, एकदम दमदार, एकदम भयानक। महिला सब कम खइबे करती है सब, तो अलग टाइप हड्डियों तो वही रहेगा ना, दुबर पातर यहाँ पे। उसी हिसाब से धीरे धीरे आर्कियोलॉजी सब क्या करते हैं, अनुभव लगाते रहते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान नहीं मिला है, लाशों का टीला मिला, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं से आक्रमण इनके ऊपर हुआ था। श्रमिक आवास, अच्छा, पुरोहित आवास, जब वो घर की खुदाई हुई होगी उसमें तो ना मजदूर निकला होगा श्रमिक आवास से, और ना पुरोहित आवास से पंडित जी निकले होंगे। तो पता कैसे चला ई घरवा पंडित जी के लिए है, ई घरवा मजदूर के लिए? इनके घर मूर्ति होगा, पूजा पाठ की सामान सामग्री मिलेगी, यज्ञ वगैरह के चीज मिलेगा, हवन कुंड वगैरह मिलेगा। और यहाँ पे जो मिलेगा क्या नाम है, श्रमिक आवास में कुदारी बसुली ये सब मिलेगा। नहीं समझे? तो मजदूर के घर तो ऐसे पता चल जाता है। किसी को कोई दिक्कत? सर इस खुदाई में कैसे पता चलेगा कि ये ऑनलाइन पढ़ रहा था? कमेंट देख के, हाँ, लास्ट कमेंट देखेगा कि ये किसका कमेंट है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। राक्षस कुमार, ये उल्टा नाम लिख देता है, सब आगे बढ़ जाते हैं। किसी को दिक्कत? तो आप लोग समझ में आ गया आर्कियोलॉजी कैसे डिसाइड करते हैं। तो जब आने वाले समय में मन के जरिए धंस जाएगा, फिर आने वाली कुछ पीढ़ियां पढ़ाई करेगी तो उनके सिलेबस में होगा। मुसल्लापुर हाट की खुदाई में एक विशाल सभागार मिला है जो क्लासरूम प्रतीत होता था। समझाएगा क्या प्रतीत होता था? क्लासरूम प्रतीत होता था। और उसमें तर्क दिया जाएगा कैसे पता चला कि क्लासरूम था। आप लोग को पता चल जाएगा कि नहीं? अब जैसे इन सब का हड्डी अलगे डिजाइन से मिलेगा, नीचवा जन बैठल है सब, और जब पसरल टाइप का मिलेगा तो पता चलेगा ये बहुत तेजी से जता गया था, एकदम बुरे, उसको बुरी तरह से चाप दिया था सब एकदम। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अलग अलग टाइप का यहाँ पे। अब बाद में इसी के ऊपर जब घर और बनेगा तो उसको रात में सपना आएगा। रात में क्या आएगा? सपना अपना। ऐसा कोई सपना अपना नहीं आता है। जिसको रात में सपना है वो दिन में उसे हुमच के काम कराइए, देखिए वो कब सूत के उठेगा उसका पता नहीं चलने वाला। भेजिए हमारे पास जिसको ये सब सपना अपना आता है। 4 दिन कहेंगे तुम लाइन लगाओ बैच का सब, फिर देखिए अच्छा लड़की सब का दे देंगे कि लड़की सबको बैठाने के लिए ना कुछ दिन सब तक कहेगा लोग। हाई से बहुत ज्यादा झगड़ा होती है सभी सब यहाँ पे 3-4 लाइन तक। यहाँ से अगवा बैठने के लिए ना एकदम किचाइन के लिए रहती है सर। हमारे पास आगे कहेगी देखिए ना सर मेरे हाथ दबा दी थी। हम कहे तोरा जैला भी ना का जरूरत है मैं, तो चल जाती कोनो फायदा है बोल ले। हाँ? अरे इन लोग को समझाने जाइएगा तो आप ही का दिमाग खराब हो जाएगा। हम अरे भाई जब भीड़ है तो मत जाओ उसमें, तो ना ये प्रधानमंत्री की भीड़ में इनके लिए एनएसजी कमांडो आ गया। हाँ हाँ आइए आइए आइए, देखो जी बचा के देखो इनको चोट ना लगा। हाँ 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 बैठ जाइए यहाँ पे। और ना तो गुस्सिया के बोलेगी, सहेली कहेगी तो तुम ही तो गई थी बोलने के लिए।
चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे।